गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि टारगेट 25 हमारा जो टारगेट है यूपी टेट में 25 नंबर्स के लिए इस बार हमने टारगेट किया है। पिछली बार हमने 100% का दावा किया था और हमारे 100% प्रश्न आपके पेपर में आए थे। लेकिन इस बार जैसा कि समय कम है हमारे पास और हम 5 से 6 ही क्लास कर सकते हैं, 5 से 6 क्लास मैक्सिमम है हमारे पास। तो आज से हम लोग उन क्लास की शुरुआत करते हैं और इन 5 से 6 क्लास में जो हमारा टारगेट होगा 25 नंबर का टारगेट होगा। इस बार हमने टारगेट किया है कि हम 5 क्लास में ही 25 नंबर आपको दिला देंगे। तो सभी लोग रेडी हो जाइए। देखिए, पढ़ना नहीं है, आपको पता है कि आप पढ़ तो चुके ही हो। हमें कैसे प्रश्न आपके पेपर में अब पूछे जाएंगे, हमें वैसे प्रश्न देखना है। कुछ नए प्रश्न हैं जो इस बार आपके पेपर में आने की पूरी संभावनाएं हैं। जो नए प्रश्न जुड़े हैं आज हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक प्रश्न को अच्छे से समझेंगे और 100% बोल रहे हैं इस बार हम कि ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। मैंने पिछली बार बोला था आए, इस बार फिर बोल रहा हूं कि ये 5 क्लास शायद आपकी लाइफ को परिवर्तित कर सकते हैं आपके पेपर में। तो ये 5 क्लास देखना ना भूलें। रोज रात में 8 बजे, प्रत्येक दिन रात में 8 बजे आपको ये 5 क्लासेस पढ़नी है और यूपी टेट का पेपर तभी देना है। 5 क्लास से अगर आप 25 नंबर गेन कर सकते हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, बस पढ़ाई की बात करेंगे। सीधे अच्छे अच्छे प्रश्नों पर, जो नए प्रश्न आपके पेपर में आने की संभावना है हम लोग ज़्यादातर उनके ऊपर फोकस करेंगे। पुरानी जितनी भी हमारी क्लासेस हुई हैं, 30-34 क्लासेस हमने टेट के लिए की थी, वो सभी क्लासेस भी आप लोग पढ़ लेना और ये भी क्लास पढ़ लेना, बस पर्याप्त है। आप 30 में 30 फिर पाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा। आइए, पहला प्रश्न दिया गया, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के औसत का प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं के औसत से अनुपात ज्ञात करें। प्रथम 8, पहले सबसे पहले आपसे हम बात करते हैं संख्याओं के बारे में। तो अगर बात की जाए तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 1 से बड़ी हो। अभाज्य संख्या के बारे में अच्छे से समझना। वह संख्या जो 1 से बड़ी हो, वह संख्या जो 1 से बड़ी हो तथा स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। वे संख्या जो 1 से बड़ी हो और स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वे संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं। अगर प्रश्न पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है तो आप बताइए 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तब भी 2। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा, क्या बताते चलिएगा। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4। 2 अंकों की सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 97। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से बताते हैं। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी, अब एक एक लिखना पड़ेगा तब तो गड़बड़ है, आप इनको नोट कर लेना। अभाज्य संख्या, अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। कल वाली क्लास में हम इसका चार्ट बना के आपके सामने पेश कर देंगे ना, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुरंत आपको सारे प्रश्न पढ़ा दिए जाएंगे, आप देख लेना, ठीक। चलिए आइए बात करते हैं प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के औसत का। तो औसत क्या होता है? पहले आप एवरेज बराबर क्या पढ़ते हो? एवरेज बराबर सम ऑफ ऑल नंबर, सभी संख्याओं का योग बटे में सभी संख्या, ये औसत होता है। औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या ना। प्रथम 8 अभाज्य संख्या, तो पहली 8 अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? 2, पहली 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19। कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये अभाज्य संख्या हो गई। तो एवरेज बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं का योग, मीन्स 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 प्लस ये, तो 19 और 11 कितना होगा? 30। 17 और 13 कितना होगा? 30। और ये 5, 3, 8, 2, 10, तो 30, 30, 60 और 10, 70 और 7, 77। 77 बटे 8, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। तो 8 संख्याओं का योग निकाल दिया और बटे में सभी संख्या। अब क्या कहा? और प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब 10 सम प्राकृतिक, तो सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है? सम प्राकृतिक
संख्याओं का औसत बराबर होता है n+1। ये फॉर्मूला होता है n+1। तो कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं। तो औसत क्या हो जाएगा? 10 1 11। इनका एवरेज 11 हो जाएगा। इन्हीं दोनों का रेशियो हमसे पूछा है, तो 77/8 रेशियो 11। ये 11 का नाम 11, 11 सते 77। इस 8 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 7/8। ये देखो आंसर आ गया। ये अच्छा प्रश्न है और पेपर में इस बार आपके आ सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर अभाज्य संख्या के लिए पूछता है तो अभाज्य संख्या के लिए औसत निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं। आपको संख्याएं लिख के सभी संख्याओं को जोड़ना होगा और सभी संख्याओं से विभाजित करना होगा। अब फार्मूला किन के लिए होता है? जैसे पूछा सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो इसके लिए फार्मूला होता है। डायरेक्ट इनके लिए आप फार्मूला लगा सकते हो n+1। अगर उसने पूछा विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो होता है n। अगर उसने पूछा प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो होता है n+1/2। ये 3 फार्मूले होते हैं। ये सम के लिए है, ये विषम के लिए है और ये प्राकृतिक संख्याओं के लिए है। ये तीनों फार्मूले आप ध्यान रखिएगा। अगर सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछता तो डायरेक्ट लगाएगा n+1। विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछता तो डायरेक्ट लगाएगा n। प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछता तो डायरेक्ट लगाएगा n+1/2। यहाँ से डायरेक्ट एवरेज निकल आएगा, आपको कुछ करना नहीं होगा। n बराबर सिर्फ नंबर रखने हैं कि कितनी संख्याओं का औसत हमसे पूछा है। जैसे कि पिछले वाले प्रश्न में हमसे पूछा था कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो हमने सीधे फार्मूला लगा दिया था n+1। बात क्लियर है सभी को? आगे बढ़ाया जाए। आइए अगला प्रश्न, यदि 2007 का पहला दिन शुक्रवार था तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा था? ठीक है, यदि कोई वर्ष है 2007 की शुरुआत होती है फ्राइडे से, मीन्स इस साल की शुरुआत होती फ्राइडे से, तो इस साल का एंड किससे होगा? फ्राइडे से। अगर कोई वर्ष लीप वर्ष नहीं है, अगर कोई वर्ष लीप वर्ष नहीं है, तो सबसे पहले लीप वर्ष कैसे चेक करोगे? वर्ष को 4 से भाग करोगे, वर्ष को 4 से भाग करोगे। और यदि वर्ष जो है 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो लीप वर्ष होगा, अगर नहीं होता तो लीप वर्ष नहीं होगा। तो वर्ष को 4 से डिवाइड करके देखोगे, अगर वो पूरा डिवाइड हो गया तो वो लीप वर्ष होगा, और नहीं हुआ तो वो लीप वर्ष नहीं होगा। तो ये लीप वर्ष नहीं है, 2007 लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। जब वर्ष साधारण होगा तो वर्ष की शुरुआत जिस दिन से होती है उसी दिन से उस वर्ष का अंत भी होता है। अगर वर्ष साधारण है तो जिस दिन से वर्ष की शुरुआत होती है उसी दिन से वर्ष का अंत होता है, ठीक है। तो उसने बोला कि वर्ष 2007 का पहला दिन शुक्रवार था, तो वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? तो शुक्रवार ही होगा। बात क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न, साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 25 वर्षों में अपने आप की 3 गुना हो जाती है, 75 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी? इसके लिए हमने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी टेट के लिए, बहुत ही ज़्यादा जरूरी, क्योंकि इस बार ये नहीं पूछा गया था। तो उम्मीद करो इस बार यही पूछा जाएगा आपके पेपर में, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है T1/T2 इक्वल टू n1 - 1 n2 - 1, ठीक है। ये गुना पर आधारित प्रश्न होते हैं, ठीक। T1 हमारा समय, T2 हमारा समय, n1 हमारा गुना, ये गुना होता है, ये गुना होता है, सॉरी ये गुना होता है n, और ये हमारा समय होता है, ठीक। चलो पुट कर दो आंसर, देखो कैसे निकालते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 25 वर्षों में अपने आप की 3 गुना हो जाती है। पहला समय दिया गया 25 वर्ष, कितने गुना? 3 - 1, बराबर लगा लो, अपने आप की 3 गुना। यह 75 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी? 75 वर्षों में कितने गुना? तो n2 - 1 कर दीजिए, ठीक है। ये कटेगा 25 एकम 25 और ये 25 तिया 75, तो ये क्या बचेगा? 1/3, और बराबर में 3 से 1 जाएगा 2, और n2 -
1। तो इसका गुणा इसमें कर दो, 3 दूनी 6 बराबर n2 माइनस 1। ये माइनस का 1 इधर आएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, तो n2 बराबर क्या हो जाएगा 7। देखिए इस बार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा आपके यूपी टेट के लिए। उम्मीद करो कि यही प्रश्न, ऐसा ही कोई प्रश्न आपके पेपर में जरूर दिखेगा। ठीक है, 100% मैं बोल रहा हूँ इस बार ऐसा प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं होंगी आपके पेपर में, क्योंकि ये सबसे पेट क्वेश्चन है यूपी पेट का। आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल समझ में आ गया होगा सभी लोगों को ये वाले फार्मूले से। जितने लोगों ने हमसे ऑफलाइन क्लासेस ली हैं तो उनको तो पक्का समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा आपको बताया ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न में आते हैं। चलिए 8 जून 2037, 8 जून 2037 को क्या है, संडे है। 8 जून 2037 को क्या है, संडे है। 8 जून 2036 को कौन सा दिन होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देखिए अब दोनों वर्ष क्या हैं, साधारण है या नहीं है, ये बताइएगा। दोनों वर्ष साधारण है या नहीं है? अब ये आप चेक करो, 4 पंचे 20, 4 नवा 36, इसमें तो एक शेष बचेगा। 4 पंचे 20, 4 नवा 36 मीन्स ये साधारण नहीं है, ये लीप वर्ष है। ये वाला आपका लीप वर्ष है और ये वाला आपका साधारण वर्ष है। ये आपका लीप वर्ष है और वो आपका साधारण वर्ष है। अब अगर 2036 और 2037 की बात की गई, ठीक है, अब आपका 2036 लीप वर्ष था, उसके बाद जो आया 37 वो क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। 2036 आपका लीप वर्ष है और जो आने वाला वर्ष होगा वो साधारण वर्ष होगा 2037। और 8 जून 2036 को पूछा है आपको कौन सा दिन रहा होगा। 37 के पहले की बात किया है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप वैसे निकाल दो तो आप ऐसा कहो डिफरेंस करके भी निकाल, चलो ठीक है आपकी बात करते हैं। चलो ये 8 से 8 कट जाएगा, ये जून से जून कट जाएगा, 2037 से 2036 घटा दोगे कितना आएगा 1। तो ये जो वर्ष दिया गया है, ये जो डे दिया गया है, इसमें से 1 माइनस कर दो तो इससे पहले क्या रहा होगा, सैटरडे रहा होगा। लो बस आंसर है सैटरडे। ये देखो बताओ कोई पता नहीं है। जैसा भी हमने क्या किया, दोनों को माइनस किया, 8 से 8 कट गया, जून से जून कट गया, 2037 से 2036 माइनस हो गया, क्या बचा, एक शेष। जो शेष बचता है उसमें से अगर हमें आगे जाना है, हमें फ्यूचर में जाना है तो जोड़ेंगे, और हमें अगर पास्ट में आना है तो घटाएंगे। तो हमें कहाँ आना है, पास्ट में, क्योंकि 2037 से पहले 36 में आना है। अगर 37 से 38 में जाना होता तो जो शेष आता उसको जोड़ देते, लेकिन जब फ्यूचर से नहीं जाना है, पास्ट में आना है, प्रेजेंट से पास्ट में आना है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। बात क्लियर है? बताइए कोई परेशानी? चलिए ऐसा प्रश्न भी पिछली बार आपके पेपर में कैलेंडर नहीं आया था, तो इस बार आपके पेपर के लिए कैलेंडर मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। एक शायद प्रश्न आया था कैलेंडर से ना, शायद एक आया था। तो कैलेंडर से इस बार पूरी संभावना फिर से है कि कैलेंडर फिर से आपके पेपर में पूछा जाएगा। पूरे 100% चांसेस पूरे हैं। चलिए अगला प्रश्न, जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 11 बचता है। ठीक है, कोई एक धनात्मक संख्या n है और इसको जब 13 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचता है, 11। ठीक है, 13 एकन्नम 13, तो शेष कितना बचता है, 11। ठीक है, और उसी संख्या जब और उसी विभाजक मीन्स 13 से ही 26n को विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा, ये हमसे पूछा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन पिछली बार भी एक ऐसा आया था और इस बार एक फिर से चांसेस हैं कि ये प्रश्न आ सकता है। क्या कहा, जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता तो शेष कितना बचता है, 11। हमने कहा वो संख्या n है, n को 13 एकन्नम 13 से विभाजित करते हैं तो शेष कितना बचता है, 11। तो हमने कह दिया, यहाँ पे बात समझना, हम इस 13 और 11 को ऐड कर दें, कितना, 24। हमने कह दिया वो संख्या 24 है जिसको 13 से विभाजित किया जाता है, 13 एकन्नम 13, तो शेष कितना बचता है, 11। ये कह सकते कि नहीं, n की जगह पे हमने कितना लिख दिया, 24। n की जगह पे हमने कितना लिख दिया,
24। बात क्लियर। तो ये 26n है, तो इसको आप लिख दो 26 गुणे 24, n की वैल्यू पुट कर दो, 26n की जगह पे 24 पुट कर दो, तो गुणा कर दो। ये कितना हो जाएगा 24 और 6 6 चौको 24 का 4 हासिल लगा 2 6 दूनी 12 और 2 14, 144 में लास्ट में 4 और 2 6 12 2 हासिल लगा 1 2 दूनी 4 1 5। गुणा करो जल्दी से, कितना आएगा 24 और 26 22, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 576 देखो हम गुणा करे ले रहे हैं, और 48 जोड़ दो, 8 6 14 4 हासिल लगा 1 7 4 11 1 12 2 हासिल लगा 1 5 6 624 आएगा। जब आप इसको गुणा करोगे तो 624 आना चाहिए। चलो देखते हैं 624 ना, आप गुणा करके देख लेना। अब इस यहाँ पे ये 26n है, ये 26n है, ये वाली संख्या जो हमने बनाई है 26n लिखा हुआ है, ठीक है। n की जगह पे हमने 24 ले लिया है, ठीक है। 26n को अब ये 624 को क्या करना है 13 से भाग करना है, 13 से भाग करो, 13 चौको 52, कितना आएगा शेष 10 4 13 8 104, शेष क्या बचेगा 0। देखो आंसर आ गया 0। इस तरह ऐसे प्रश्नों को आपको पेपर में खुद सोचना होगा। पिछली बार आपके पेपर में एक ऐसा प्रश्न आया था, बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। बेटा ऐसे प्रश्नों पे आप अपना माइंड खर्च किया करो। कुछ भी ये सब प्रश्न पढ़ाए नहीं जाते हैं, ये सब पढ़ाए जाते ही नहीं है, इसमें आप अपना दिमाग खर्च करो। उसने कहा जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता तो शेष 11 बचता है। तो आप अपने मन में एक संख्या 24 ले लो, कह दो वो संख्या 24 है। 24 को जब हम 13 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा 11। तो वो संख्या n जो थी वो n की जगह पे क्या आ गया 24। तो उसने कहा और जब उसी विभाजक से, मतलब जिससे पहले भाग दिए उसी से फिर से भाग देना है, और जब उसी विभाजक से संख्या 26n, तो n की जगह पे कितना आपने लिया है 24, तो 26 गुणे 24 कर दो, कितना आ जाएगा 624। जब उसी विभाजक से संख्या 26n से विभाजित किया जाता है, संख्या 26n को 13 से विभाजित किया जाता तो शेष क्या आएगा, तो जो संख्या है उसको 13 से विभाजित कर दो, शेष कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे आप अपने दिमाग, अपने जो माइंड है उसको थोड़ा सा खर्च करने का प्रयास किया करो पेपर में। सोचना देखो सोचोगे नहीं तो पेपर में नहीं कर पाओगे। कुछ तो आपको अपना माइंड खर्च करना होगा पेपर में। आप लोग जाते हो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हो, ऐसा लगता है दिमाग है ही नहीं। उस प्रश्न में जो आपके पेपर में प्रश्न आया था वो किसी का पढ़ाया हुआ नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं कि वो मेरा पढ़ाया हुआ आया था क्योंकि उस तरह का प्रश्न एक लोअर पीसीएस में आया था और हमने उस तरह का एक प्रश्न पढ़ाया था, इसलिए मैंने कहा था कि मेरा पढ़ाया हुआ आया। लेकिन प्रश्न ऐसे जब पूछे जाएंगे तो आप अपने दिमाग से प्रश्न को पेपर में किया करो, ठीक है। चलिए कह रहा 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का मासा इतना है। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इस बार का मोस्ट इंपॉर्टेंट नया प्रश्न इस बार आने की संभावना फिर से है। पिछली बार हमारा पढ़ाया हुआ सेम प्रश्न आया था आपके पेपर में, सेम डिजिट थी, सब कुछ सेम था। इस बार फिर उम्मीद करते हैं कि सेम प्रश्न आपके पेपर में आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ना। कह रहा 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का मासा कितना है 19, HCF आपको दिया गया है 19, ठीक। हमने कह दिया वो संख्याएं A और B हैं, उनका HCF कितना है 19, उनका योगफल कितना है A प्लस B कितना है 152, उनके अंतर की गणना करिए, अंतर पूछा है, ठीक है। पिछली बार प्रश्न जो देता था तो उसमें LCM HCF दे देता था तो हम लोग क्वेश्चन जल्दी आसानी से सॉल्व कर लेते थे, ठीक है। कोई बात नहीं, मेरी बात को समझो बस। आप देखो A और B 2 संख्याएं हैं, मासा तो दोनों में कॉमन होगा, मीन्स 19 तो होना ही होना है। होना है कि नहीं होना है इतनी बात क्लियर हो रही है। 19 तो होना ही होना है, चाहे कुछ हो जाए। ये 19 बिना आए हमारा काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि मासा 19 है। दोनों संख्याओं में जो कॉमन होता है वही मासा होता है। अब अगली जो संख्याएं होंगी वो कॉमन नहीं होनी चाहिए, अगली जो संख्याएं होंगी वो कॉमन नहीं होनी चाहिए। हमने कहा इसमें 3 से गुणा कर दो तो 19 तिया 57, हमने कहा इसमें 5 से गुणा कर दो तो 19 पचे 85। तो हमने कह दिया कि पहली संख्या हमारी A जो है वो कितनी है 57, हमने दूसरी संख्या कह दिया कि हमारी कितनी है 85। तो यहाँ पे जो A प्लस B का योग 152 कहा है, तो पहली संख्या अगर 57 है और दूसरी संख्या अगर 85 है तो इसका योग जो है देखो वो 152 आएगा या नहीं आएगा। और सॉरी ये 19 पचे 95, सॉरी
19 3 57, 19 5 95। जब 95 इसमें जोड़ोगे तो 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 1 6 9 6 15, 152। जब हमारे द्वारा दी गई वैल्यू बिल्कुल सही है कि नहीं। हमने कहा जब भी आपको ऐसा प्रश्न आए तो आपको वैल्यू अपने आप देनी है, वरना आप क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे पेपर में। तो इस प्रश्न के ऊपर फोकस ये करना है कि आपको ही वैल्यू देनी है पेपर में, और जो प्रश्न आया था उसमें भी ऐसा ही था। अब पूछा क्या, उनके बीच के अंतर की गणना करिए। तो इन दोनों का अंतर बताना है a माइनस बी का। तो 95 माइनस 57 कर दो, 1 हाथ से जाएगा 15, 15 से 7 जाएगा 8, 1 हाथ से जाएगा 8 से 5 जाएगा 3, 38 आ जाएगा आंसर। हमने बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे सॉल्व कराए हैं, और फिर से बता रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक नया प्रश्न जुड़ा हुआ है, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, एक नया प्रश्न जोड़ा गया है इस बार, और ये पेपर में आ सकता है। तो सभी लोग ध्यान देंगे ऐसे प्रश्न को, और पेपर में शायद पूछा जाए आपके ना। आगे बढ़ाया जाए। सबको समझ में आ गया है। ये वैल्यू अपने आप हमने दी है, सोच के हमने ऐसी वैल्यू दी है कि दोनों को जोड़ने पर 152 आना चाहिए, क्योंकि a प्लस बी बराबर उसने 152 कहा है। और जब हमारे द्वारा दी गई वैल्यू से LHS बराबर RHS हो जाता है तो वो हमारे द्वारा दी गई वैल्यू बिल्कुल सही होती है। ठीक, जितने लोगों ने पहले से क्लासेस नहीं पढ़ी उनको नहीं समझ में आएगा, हम अभी बताए दे रहे हैं। जो हमसे पढ़े हुए हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन की, अगर जो हमसे नहीं पढ़े वो 40 क्लासेस पढ़ी हुई, पहले 40 क्लासेस पढ़ो तब जाके ये सब समझ पाओगे। इतना आसान नहीं होता पेपर के प्रश्न को सॉल्व कर पाना। ठीक है, जो बच्चे हमसे ऑफलाइन में ऑनलाइन में कहीं भी पढ़े उनको ये समझ में आएगा और पेपर में वो कर पाएंगे। चलिए, अब इतना समय नहीं कि हम सभी बच्चों को समझा पाएं, क्योंकि बहुत कम क्लासेस में बहुत कुछ पढ़ाना है। कह रहा यदि संख्या ये लघुत्तम विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है। लघुत्तम मीन्स सबसे बड़ी, विषम भाज्य संख्या। ठीक है, लघुत्तम मीन्स छोटी, सॉरी एलसीएम होता है लघुत्तम, सबसे छोटी संख्या। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है प्रश्न पे, चलो सही कराते हैं इसको। संख्या क्या दी गई है, ये है। सब लोग समझेंगे भैया इस प्रश्न को। 2 3 P 6 2 9 7 1 3 3 5। कह रहा यदि संख्या 2 3 P 6 2 9 7 1 3 3 5 लघुत्तम विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है तो P का मान क्या होगा। तो सबसे पहले लघुत्तम विषम भाज्य संख्या क्या होगी, 9। और 9 जैसे ही दिखता है 9 इज गॉड, ये हमारे भगवान हैं, ये हमारे मैथ के भगवान हैं। इनको देखते ही हमारे प्रश्न का उत्तर आसान हो जाता है। कैसे, क्योंकि 9 कहता है जहाँ पे संख्याओं का योग करो और 9 बन जाए तो उन्हें काट दो। 6 3 9, 7 2 9, 9 3 3 6 2 8 1 9। अब बचा क्या हमारा P प्लस 5। P के जगह पे ऐसी कौन सी संख्या रख दी जाए कि टोटल का योग कितना हो जाए, 9 हो जाए। तो क्या रख दिया जाए, 4। अगर P के जगह 4 रख दिया जाएगा तो 5 4 9 हो जाएगा, और ये पूरा कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा कितना भैया, 4। फिर से समझाया जाए। चलो एक बार फिर से समझो, हम समझ पा रहे हैं, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। अगर जो उन्होंने डिजिटल सम नहीं पढ़ा उनको नहीं समझ में आएगा। चलो देखो, कह रहा है कि 2 3 P 6 2 9 7 1 3 3 5 लघुत्तम विषम भाज्य संख्या से, लघुत्तम विषम भाज्य संख्या कौन है, 9। और 9 को देखते हैं, 9 हमारा क्या होता है, भगवान होता है मैथ का भगवान हमारे पास आ गया। अब इस प्रश्न को करना आसान हो गया, क्योंकि 9 कहता है संख्याओं का योग करो, जहां पे 9 बन जाए वो काट दो। चलो ये देखो, 9 7 2 9 6 3 9 3 3 6 1 7 7 2 9। अब बचा क्या, P प्लस 5। हम P की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें, कौन सी वैल्यू पुट कर दें कि ये भी 9 बन जाए, जिससे कि ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो वो वैल्यू कौन सी है, 4। तो अगर P के जगह पे 4 रख दिया जाएगा, 5 4 9 पूरा डिवाइड हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आ गया, 4। बताइए कोई परेशानी। ऐसा प्रश्न इस बार आपके पेपर में एक पूछा जा सकता है, बढ़िया प्रश्न है। आगे बढ़ाया जाए। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान देना भैया, पेपर के लिए बेहतरीन प्रश्न है और पेपर में आ सकते हैं आपके। बिल्कुल मेहनत से पढ़ते रहो और सिलेक्शन तो हम दिला के रहेंगे। ठीक है, निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ हैं और सब कुछ अच्छा ही होगा। कह रहा है यदि 20 व्यक्ति 20 फ्लोर 20 दिनों में साफ कर सकते हैं तो 16 व्यक्ति 16 फ्लोर कितने दिनों में साफ करेंगे। तो हमने आपको पढ़ाते वक्त एक फॉर्मूला बताया था, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W1
W2, ये हमारा वर्क होता है। W ये हमारा मैन है आदमी, ये हमारा डे है दिन, ये हमारा आवर है समय, W1 हमारा कार्य है। ठीक है, चलो 20 व्यक्ति आदमियों की संख्या दी गई, कितने दिन? 20 दिनों में क्या काम करते हैं? 20 फ्लोर साफ करते हैं। काम उनका क्या है? 20 फ्लोर साफ करना। 16 व्यक्ति, 16 फ्लोर वर्क हमारा है 16 फ्लोर। हमने काम क्या किया? 16 फ्लोर साफ किया। कितने दिनों में? D2 हमसे पूछा है। ठीक है, 16 से 16 काट दो, 20 से 20 काट दो, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा? 20 दिन। बताओ कितना आसान प्रश्न है। और पिछली बार आपके पेपर में एक यहाँ से प्रश्न डाला गया था। उम्मीद करते हैं वर्क एंड टाइम से फिर एक ऐसा ही प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो W होता है ये हमारा कार्य होता है। जैसे हमने कुछ खाया वो हमारा कार्य है, हमने 20 किलो गेहूँ खाया वो हमारा कार्य है, हमने 100 मीटर लंबी दीवार बना दी ये हमारा कार्य है, हम 100 किलोमीटर पैदल गए ये हमारा कार्य है, हमने 20 फ्लोर साफ किया वो हमारा कार्य। कार्य तो आपको समझ में आता होगा ना। हमने 10 बीघा खेत जोता तो हमारा कार्य क्या? हमने 10 बीघा खेत जोता। ये कार्य है। जो आप कार्य करोगे उसको वर्क की जगह पर रखना है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। चलिए, एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 सेब और 3432 संतरे लाता है। वह उन्हें संतरे के ढेरों और सेब के ढेरों में इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो। और जैसे ही अधिकतम लिख के आए तो इसका मतलब होता है HCF। तो यह संख्या ज्ञात करें। मीन्स हमें 1092 और 3432 का क्या निकालना है? HCF निकालना है। अब इतनी बड़ी संख्याओं का HCF निकालना हमारे लिए कठिन है, तो हम किसको याद करेंगे? अपने गॉड को। और गॉड हमारा कौन है? 9। तो 9 क्या कहता है? जहां पे संख्याओं का योग करो 9 बन जाए वो उसको काट देना चाहिए। तो ये 9 कट जाएगा, 2 1 3, 4 3 7 2 9, क्या बचा? 3। और इसका HCF कितना आ रहा है? 3। अगर दोनों में कॉमन तो 3 ही आएगा। तो क्वेश्चन का जो डिजिटल सम आया वो कितना आया? 3 आया। तो आंसर का डिजिटल सम कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। 3 2 5 1 6, ये आंसर नहीं हो सकता। ये 9 कट गया, हमारा आंसर आ गया 3। मीन्स हम अपने गॉड से इस आंसर को लेके चले आए। बताइए कितना आसान है। देखिए, अब ऐसे प्रश्नों को अगर सेकंड्स में करने हैं तो हमें डिजिटल सम आना चाहिए और हमें अपने भगवान को याद करना चाहिए पेपर में। हमारे पास एक ही भगवान है, वो है 9, जो पूरे पेपर को आसान कर सकते हैं। बस आपको दिमाग खर्च करना होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? 1092 और 3432 का HCF निकालते, उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर देते। ठीक है, उत्तर तो सही आता, अगर आप HCF सही निकालते तो उत्तर सही आता, लेकिन समय तो चला जाता ना। तो हमें अपना समय बचाना है और समय बचाने के लिए हमारे पास हमारे भगवान हैं। हम अपने भगवान से अपना समय बचवा लेंगे। ठीक है, पेपर में। चलिए, जितने लोगों को नहीं समझ में आया है भगवान वाला रूल, वो HCF निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाया जाए। देखिए, अगला प्रश्न है 3400 के 75%। 75% प्रतिशत का मतलब बटे में 100, प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं, बटे में क्या आता है? 100। और के का मतलब क्या होता है मैथ में? मल्टीप्लाई। 30/100, 40/100 और 20/100। इसको हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। अब भैया इतना कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? तो हम किसको याद कर लें? अपने भगवान को। गॉड कौन है हमारा? 9। चलते देखते हैं, गॉड शायद इसका आंसर लेके चला है हमारे पास। तो नीचे ये 4 3 7, ये 7 5 12, 12 का मतलब 3, और यहाँ क्या बचेगा? 3, और वहाँ क्या बचेगा? 4, और वहाँ क्या बचेगा? 2। ये 1 बन जाएगा जोड़ने पर। ठीक है, और 3 3 का 9 करोगे तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। देखो कहीं पर भगवान साथ देंगे, यहाँ पे देखो साथ दे रहे हैं, क्योंकि 6 2 8 1 9। क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ रहा है? 0। तो आंसर का भी डिजिटल सम कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। 0 आना चाहिए। तो 6 2 8 1 9, यहीं पे 0 बनेगा और भगवान हमारा साथ दे सकते हैं। उम्मीद पूरी है। बताइए, क्वेश्चन का कैलकुलेशन बचने का। अब अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैलकुलेट कर लो, कोई परेशानी नहीं है। 2 0 से 2 0 कटेंगे, 2 0 से 2 0 कटेंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 25 या 75, ये 25 चौको 100 कट जाएगा, ये 4 1 9 4 कट जाएगा। हमारा बचा क्या? 34 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 बटे में 10। 2 3 6, 6 3 18, 18 चौको
72, 72 का मतलब लास्ट में 2 होना चाहिए। ठीक है, आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है वॉइस की, थोड़ा सा हमें लग रहा है हम क्लास थोड़ा सा लेट कर दिए हैं, तो आज क्लास यहीं पर रोकते हैं, क्लास कल से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है वॉइस की वजह से, थोड़ा सा आपको भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, बाहर आज थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा है हमारे के यहाँ, तो क्लास कल से कंटिन्यू करते हैं। भाई इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, हम ये क्लास जरूर कल हम सोच रहे हैं सुबह भी क्लास दें, शाम को भी क्लास दें, बहुत सारी क्लासेस में क्वेश्चन बहुत कराने हैं, एक क्लास में हमें 20 प्रश्न कराना है। ठीक है, डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाने में बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन आप डिजिटल सम से लगाए, आंसर आ गया। ठीक, अगर डिजिटल सम नहीं लगाना था तो आप क्या देख लेते अपना यूनिट डिजिट, कैसे 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 चौको 72, 72 का मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, चलिए मज़ा नहीं आ रहा आज, कल पढ़ाते हैं, आज बहुत डिस्टर्बेंस है, पढ़ाना बहुत है, आज बहुत डिस्टर्बेंस है, कल पढ़ाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल परेशान मत हो। कोशिश करते हैं कल से सुबह 9 बजे क्लास देते हैं, रात में 8 बजे क्लास देते हैं, 2 क्लास देते हैं, बिल्कुल 8 तक की हम जबरदस्त पढ़ा देंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा देंगे, परेशान बिल्कुल मत होना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, इतनी पढ़ लो, पढ़ते चलो, सब कुछ होगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।